दुनिया भर में जानलेवा वायरस का खतरा। इबोला वायरस से थर्रा उठी दुनिया। चार पश्चिमी अफ्रीकी देश इबोला की चपेट में। अफ्रीकी देशों में इमरजेंसी की घोषणा। एक 1000 लोगों को शिकार बना चुका है इबोला। इस वायरस से जान बचाना बहुत मुश्किल है। इबोला से पीड़ित 90% मामलों में मौत तय है। सावधान, भारत पर मंडरा रहा है इबोला। जी हां, दुनिया भर के देश एक बहुत ही खतरनाक वायरस के डर के साए में जी रहे हैं। वायरस का नाम है इबोला। इबोला वायरस इतना खतरनाक है कि 4 अफ्रीकी देशों में करीब 1000 लोगों को यह अपना शिकार बना चुका है। लेकिन अब इसका खतरा भारत पर भी मंडराने लगा है और जिसको देखते हुए देश के 5 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और इस वायरस से पीड़ित लोगों को वहीं पर रोकने और उनकी स्क्रीनिंग की हिदायत दी गई है। इबोला, ये उस खतरे का नाम है जो सारी दुनिया पर मौत बनकर मंडरा रहा है। एक ऐसा वायरस जिसने अफ्रीका के 4 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है और अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इबोला कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहली बार किसी वायरस की वजह से कई देशों में इमरजेंसी की घोषणा की गई हो। माना जाता है कि इस लाइलाज वायरस की चपेट में आए मरीजों में 90% की मौत तय है। इससे बचना बेहद मुश्किल है। इस वायरस का प्रकोप फिलहाल लाइबेरिया, सीरा लियोन और गिनी देशों में है, लेकिन अब इसका खतरा भारत पर भी मंडराने लगा है। इबोला जैसा जानलेवा वायरस भारत में भी दस्तक दे सकता है। आशंका जताई जा रही है कि इबोला प्रभावित देशों से यह वायरस वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के जरिए भारत भी पहुंच सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इन देशों में करीब 44,000 से ज्यादा भारतीय रह रहे हैं जो इबोला के डर से भारत आने की कोशिश कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में यह जानकारी दी कि भारत के करीब 300 जवान यूएन की शांति सेना के रूप में लाइबेरिया में तैनात हैं, जो इबोला वायरस से काफी ज्यादा प्रभावित है। इसके अलावा लाइबेरिया में 3000 भारतीय, 1200 सेरा लियोन और 500 गिनी गणराज्य में काम कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 40,000 भारतीय नाइजीरिया में हैं। अगर इबोला को लेकर इन देशों के हालात नहीं सुधरे तो ये वायरस इन नागरिकों के जरिए भारत आ सकता है। तो ये बहुत ही डेंजरस वायरस होता है और जिसका अभी तक कोई ऐसा कोई खास उपचार में भी नहीं हो सकता, लेकिन फैलता है। और जब ये फैलता है तो लेकिन आज के ज़माने में जबकि दुनिया की इतनी चेंजिंग, हम बहुत जल्दी एयर से आज सवेरे पे हम दिल्ली हैं, शाम तक आप लंदन पहुंच सकते हैं, अगले मॉर्निंग तक अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो ये वायरस का फैलना बहुत, इसलिए सारा दुनिया में इसको बड़ा काफ़ी माना जाता है। भारत में इस खतरे की दूसरी सबसे बड़ी वजह है इन देशों से भारत घूमने आने वाले पर्यटक। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन देशों से रोजाना बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, जिनके साथ इबोला वायरस आने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि सरकार ने इससे निपटने के लिए एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जहां इबोला टेस्ट का इंतजाम किया गया है। कि वो बॉडी फ्लूइड्स के वो बीमार हो, उसकी बॉडी से कोई फ्लूइड जो निकलते हैं, ब्लड है, उनके डायरेक्ट टच में आने से संक्रमण होता है। एयरबॉर्न नहीं है, तो उस तरह की कोई वो वाला चीज़ नहीं है कि इधर उधर ऐसे फैलने वाली चीज़ है। और जहाँ पे भी आउटब्रेक सन 76 से हो रही हैं अफ्रीका के डिफरेंट हिस्सों में, तो वो आउटब्रेक्स होने के बाद तुरंत उसको कंटेन कर देते हैं लोग। आइडेंटिफाई किया, डायग्नोज किया, आइसोलेट कर दिया, वो ख़त्म हो जाता है। तो क्वेश्चन सिर्फ अलर्ट होने का है और कोई चिंता की बात नहीं उसकी।
इबोला को लेकर अफ्रीकी देशों में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने इन देशों को 50-50 हजार डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय लगातार इन देशों में रह रहे भारतीयों से संपर्क बनाए हैं। The government of India announced a $50,000 each cash assistance to Liberia, Sierra Leone, and to the Republic of Guinea. $50,000 each, and this is to be used for medical or humanitarian purposes related to the Ebola virus. खतरे को देखते हुए सावधानियां बरती जा रही हैं। भारत सरकार ने सलाह दी है कि जरूरी ना हो तो इबोला प्रभावित देशों का दौरा ना करें। शालिनी भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। और इस बीच आपको बता दें कि WHO ने इस वायरस को लेकर यानी कि इबोला वायरस को लेकर एक पूरी दुनिया में एक अलर्ट और एक इमरजेंसी घोषित कर दी है कि सभी देश इससे सावधान हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर SP ब्योत्रा हैं जो कि सीनियर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं गंगाराम हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत आपका ब्योत्रा साहब आपका। और डॉक्टर DR राय हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर राय आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ब्योत्रा, शुरुआत आपसे। दरअसल ये EVD जो कहा जाता है, इबोला वायरस डिजीज, एक हेमोरिक डिजीज मानी गई है, मतलब संभवतः इंटरनल ऑर्गन्स में इसको हिट करती है। इसका भी कोई मेडिसिन या कोई कहें कि कोई भी वैक्सीन तो बना नहीं है, तो कैसे ट्रीट होगा अगर ये अफेक्ट होता है और 80% या 90% इसमें कैजुअलिटी मानी जा रही है, तो क्या प्रिकॉशन लिया जा सकते हैं भारत जैसे देशों के लिए? क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है तो इसके लिए प्रिवेंशन ही इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट है। तो ऐसा एरिया में जहाँ से ये बीमारी अवेल है, जहाँ से फैल सकती है, और ये बीमारी के जो इवन किसी की डेथ होने के बाद भी इसके वायरस बॉडी में ज़िंदा रहते हैं, तो ये सबसे ज़रूरी है कि ये एक बार ये इन्फेक्शन जिनको हो गया है, यूजली 4 to 6 वीक्स का क्वारंटाइन बिल्कुल आइसोलेट किया जाए इस पेशेंट को, जिसमें भी इस वायरस बॉडी इस इबोला वायरस के लक्षण या इबोला वायरस पाया जाता है, तो उनको अगर हम क्वारंटाइन 4 वीक्स मिनिमम उनको हम सेपरेट करते हैं। अगर बीमारी उसमें नहीं आएगी आगे तो ये वायरस अपनी मौत मर जाता है। तो इसलिए दैट इज़ ओनली। नंबर 2, जिसको पूरी जो प्रिवेंशन, इंटरनेशनल प्रिवेंशन होते हैं, यूनिवर्सल प्रिवेंशन कहते हैं, कि कभी भी आपने ये किसी भी जो पेशेंट की सस्पिशन भी हो, कभी भी इनको स्क्रीशन को, ब्लड को, यूरिन को, पसीना, सलाइवा, इनको स्क्रीशन को बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हैंड्स को ग्लव्स रहना चाहिए, और कभी किसी को चीज़ को टच करो तो सोप एंड वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम सबको कोई भी चीज़ को टच करते हैं सोप एंड वाटर से अच्छी तरह धोते चाहिए। हाइजीनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 2, किसी को जरा भी सस्पिशन भी आता है तो इसको अगर हम, क्योंकि इसका काज ऑफ डेथ होता है हेमरेज, प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है, जैसे डेंगू फीवर में हेमरेज होता है, लेकिन इसका डेंगू की तरह इसका जो एक हेमरेज और कैपिलरी लीकेज से शॉक में पेशेंट तो एकदम चला जाता है, लेकिन फैलता बिल्कुल जैसे प्लेग की तरह पूरी एकदम धड़ 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 जो फैल जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो बेशक ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलते हैं, लेकिन स्क्रीशन को हमें उनको कंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर राय, जो बात बत्रा ने कही, एक बात जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसी भी आदमी का, मतलब अगर मेरे को वायरस ने हिट किया मान लीजिए, और जब तक सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हुए उसको 1 वीक माना जा रहा है, लेकिन इस 1 वीक में क्या कोई पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है? कैसे करें, और इस दौरान ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक इंक्यूबेशन का टाइम का पीरियड है वो 8 से 10 दिन तक कहा गया, 2 से 10 दिन तक भी कहा गया है। अच्छा। अगर कोई आदमी कभी भी किसी इन्फेक्टेड आदमी के साथ, किसी मरीज के साथ रहा है, सबसे बड़ी प्रिकॉशन हम ये ले सकते हैं, उसको हम क्वारंटीन में डाल दें। उसके ऊपर ये ना सोचें इसके अंदर अभी सिम्टम्स आए हैं, नहीं आए तो हमें भाई चल भाई तू अंदर निकल जा, ना, क्योंकि इतना डेंजरस वायरस है, अगर एक बार देश के अंदर आ गया तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पर इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये क्वारंटाइन करने लायक है कि नहीं? उसका देखिए, आज जो जिस प्रकार से WHO ने जिस प्रकार की वार्निंग इशू किया, हमारी गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से वार्निंग इशू किया है, जो लोग साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज से और पर्टिकुलरली इन 4 कंट्रीज से आ रहे हैं, उनका स्क्रीनिंग और उनका क्वारंटीन करना बहुत लाजमी हो गया है। कोई उसके अंदर ढील नहीं होनी चाहिए। जो आदमी वहां से आ रहा है उसको क्वारंटीन में देंगे, उसका पूरा इन्वेस्टिगेट करें, जब इन्वेस्टिगेशन उसके नेगेटिव आ जाते हैं तब उसको अंदर जाने दें, नहीं तो उसको देश के वहां पर
एक जो क्वारंटाइन सेल बना होता है एयरपोर्ट के ऊपर, वहीं पर पेशेंट को रोक देना, उसको पैसेंजर को रोक देना बहुत जरूरी है। वो क्वारंटाइन में करते क्या है, जैसे सीवीसी काउंट करते हैं, ब्लड काउंट है, या क्या करते हैं उसमें? ये उस वक्त उसकी जो भी हमारे इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स हैं उसको देखना पड़ेगा, और अगर कोई भी सिम्टम्स नहीं आता 10-15 दिन का दर्द, देन ही कैन गो बैक। ऐसी कोई बात नहीं है। और खासतौर से जो लोग हमारे इस वक्त टूरिस्ट अफ्रीकन कंट्री से देश के अंदर आ रहे हैं, उसके ऊपर भी निगाह रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हमारी थोड़ी भी लापरवाही हमारे लिए एक सरदर्द बन सकती है। बात कर रहे हैं इबोला वायरस की, जो कि बेहद खतरनाक वायरस माना जा रहा है, और इबोला वायरस से दरअसल बचाव ही इसका इलाज है। अभी तक इस वायरस के इलाज की कोई दवा दुनिया में किसी बाजार में उपलब्ध नहीं है। दुनिया के इतिहास में इबोला वायरस का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप है, अटैक है। आखिर इबोला वायरस है क्या और क्या है इससे बचने के उपाय, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। इबोला वायरस एक ऐसा वायरस है जिससे इबोला वायरस बीमारी या इबोला रक्तस्राव बुखार होता है। इस वायरस के संपर्क में आने के बाद इसके लक्षण 2 दिन से 3 हफ्ते में फैलते दिखते हैं। इबोला के इन्फेक्शन से जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, त्वचा का पीला पड़ जाना, बाल झड़ना, तेज रोशनी से आंखों पर असर, बहुत अधिक रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाना, आंखों में जरूरत से ज्यादा पानी आना, तेज बुखार आना, कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड जैसे लक्षण नजर आते हैं। इससे लिवर और किडनी काम करना कम कर देते हैं। ऐसे हालात में कुछ लोगों में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इबोला का ना तो कोई टीका है और ना ही विशेष इलाज। 40 साल पहले साल 1976 में सूडान के कांगो में पहली बार इबोला संक्रमण का पता चला था। कांगो की ही इबोला नदी के नाम पर इस वायरस का नाम इबोला पड़ा। बहुत ही डेंजरस वायरस होता है, और जिसका अभी तक कोई ऐसा कोई खास उपचार में भी नहीं हो सकता, लेकिन फैलता है। और जब ये फैलता है तो, लेकिन आज के ज़माने में जबकि दुनिया की इतनी चेंजिंग, हम बहुत जल्दी एयर से आज सवेरे पे हम दिल्ली हैं, शाम तक आप लंदन पहुंच सकते हैं, अगले मॉर्निंग तक अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो ये वायरस का फैलना, मरीज के संपर्क में आने से ही इबोला संक्रमण होता है। मरीज के खून, पसीने के संपर्क से और छूने से ये फैलता है। महामारी वाले इलाके के पशुओं के संपर्क से भी ये फैलता है। खास तौर में बंदर, चमगादड़ या उड़ने वाली लोमड़ी और सुअरों से ये संक्रमण हो सकता है। इबोला वायरस का कोई तय इलाज नहीं है। इन्फेक्शन से बचने के लिए मरीज को बिल्कुल अलग जगह पर रखकर उसका इलाज किया जाता है। मरीज को पानी की कमी नहीं होने दी जाती। मरीज को मीठा और नमकीन पानी पीने को दिया जाता है। मरीज के शरीर में ऑक्सीजन स्तर और ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने की कोशिश की जाती है। इबोला का पता लगाने के लिए कई तरह के टेस्ट कराए जा सकते हैं, जिसमें एलिसा एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, RT-PCR, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। इबोला वायरस का संक्रमण लाइलाज है। यही वजह है कि इबोला के महामारी बन जाने के खतरे से दुनिया डरी हुई है। दिल्ली से शालिनी भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। और इस बीच में एक खास मेहमान और जुड़े हैं हमारे साथ, डॉक्टर VM कटोच हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के। डॉक्टर कटोच, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर SP बयोत्रा हमारे साथ हैं, डॉक्टर DR राय भी हमारे साथ हैं। कटोच साहब, आपसे कि अगर स्थिति हालांकि नहीं बताई जा रही, क्योंकि एयरपोर्ट पर कुछ अलर्ट जारी कर दिया गया हिंदुस्तान के, और इस बात की संभावना कुछ कम बताई जा रही है कि यहाँ पर अटैक होगा, लेकिन चूंकि इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है अभी तक, अगर किसी तरह का यहाँ पर ये प्रकोप होता है, बीमारी फैलती है, तो क्या हिंदुस्तान में इस तरह की मेडिसिन या इस तरह की फैसिलिटीज हैं कि इसको टैकल किया जा सके? देखिए, ये एक्चुअली 2-3 दिन से, उससे पहले महानिदेशक जी ने शुरू किया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरी विवेचना करी सारे एक्सपर्ट्स के साथ, और हम सारे मेडिकल के, टेक्निकल वर्ग के और दूसरे प्रशासक सारे थे। तो पहले तो कंटेन करने की जो कोशिश है, संभव है ये आई नहीं, और पूरा चांस है कि नहीं आएगा, लेकिन अलर्ट होना जरूरी है। उसके लिए सभी को आगाह किया है, पूरी चैनल बना दिए कि कैसे किसको कहाँ पे कंटेन करना है, ट्रैक करना है, कंटेन करना है। लेकिन जहाँ तक कैपेबिलिटी का प्रश्न है, जो मेडिकल पब्लिक हेल्थ लेवल पे, वो हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मंत्री जी ने पार्लियामेंट को आश्वस्त किया, पब्लिक के साथ डायरेक्ट बात की, इसमें कोई ऐसा खतरे वाली बात नहीं है। हमारे पास इस टाइप की आउटब्रेक अगर कभी होती भी है, अगर बाई चांस कोई आदमी क्रॉस भी कर जाता है इस तरह के इनके इन्फेक्शन के साथ जी, तो उसको आइसोलेट करके पहले तो उसको डायग्नोज करना, आइसोलेट करना, और डिजीज को वहीं पे उसी पे केंद्रित, उसी पे कंटेन कर देना, उसका पूरा हमारे पास उसकी एबिलिटी है इस कंट्री के अंदर। ठीक है। तो मेरे हिसाब से उस बारे में कोई
वो वाली चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अलर्ट सबको रहना है। ठीक है डॉक्टर बहत्रा, आपने बताया कि ह्यूमन फ्लूइड से फैलने का खतरा सबसे ज्यादा है। वैसे तो आमतौर पर ह्यूमन फ्लूइड में इस्तेमाल कम होता है, लेकिन पसीना एक ऐसी चीज है जो कि आमतौर पर टच हो सकता है। क्या पसीने से फैलने का चांस है, और अगर हो जाता है तो फिर क्या इलाज है? मतलब जितने सिम्टम्स हैं, जितने अंगों को अफेक्ट करेगा, उसका इलाज है, कैसे इलाज होगा इसका? जस्ट पसीना जस्ट टच करने से ऐसा शायद ना हो, क्योंकि अगर सबसे पहली बात यह है कि जरा भी ऐसे पेशेंट जिनसे सस्पिशन भी हो है तो उनको सबसे पहले कि उनके पास टच कभी नहीं करना, नंगे हाथों कभी नहीं करना चाहिए। ग्लव्स अवेलेबल होते हैं, ग्लव्स होते हैं, पेशेंट को जब डील कर रहे होते हैं अच्छी तरह मास्क कर लेते हैं, सिर के ऊपर कैप होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है हाथ को चाहे सेंसिटाइजर चाहे सोप एंड वाटर के साथ अच्छी तरह वॉश करने। जरा सा भी सस्पिशियस भी है कि टच भी हो गया है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन कहते हैं, कि बिल्कुल हाथ को सोप एंड वाटर के साथ एकदम टच कर लेंगे। और कोशिश टच कोई भी स्क्रीशन को हम वार्ड में नॉर्मली भी हम ऐसा यूनिवर्सल प्रिकॉशन ऐसा लिया गया है कि किसी को सिस्टर लोग जो वार्ड बॉय जो टच करते हैं इनके यूरिन को, बाकी भी बॉडी स्क्रीशन को, तो एक में ग्लव्स के पहनना होता है, फेस पे कैप होती है, मास्क पहना होता है, ताकि जो हमारी बॉडी में और कहीं भी बॉडी में कोई चोट लगी हो कुछ हो तो वो उसको बिल्कुल देखें, वो तो बिल्कुल टच करें नहीं, क्योंकि जो एब्रेजन या कहीं चोट हो जख्म हो उसके जरिए अंदर आ सकता है। जी जी डॉक्टर, राय आपसे भी है कि ये अगर देखा जाए तो प्राइमरी ये एक हाइजीनिक बीमारी भी है। अगर आप हाइजीनिक तौर पर ठीक हैं, या फिर जिन देशों में हाइजीन अवेयरनेस ज़्यादा है, अफ्रीकी देशों में जहां पर ये फैला हुआ, वहां पर कहा जा रहा है कि उतनी साफ सफाई नहीं रहती है, लोग इतने साफ, अगर जिन देशों में है वहां होने के चांस कुछ कम होते हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर जहाँ पे प्रिकॉशंस ली जाती हैं तो वो लोग कम होते हैं। आज हमारे एक आदत सी पड़ गई है, कभी भी हम बाहर से घूम के आते हैं, कुछ नहीं करते, आते हैं अपना खाने की चीज़ें उठाई और खाने लग जाते हैं। हम लोग हमेशा एडवोकेट करते रहे, स्कूलों में जाके पढ़ाते रहे कि हैंड वॉश एक सबसे साधारण और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोई आदमी 1 मिनट तक अपने हाथों को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोता रहे, नाखून को रगड़ता रहे, वो करता रहे, तो काफ़ी बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसके अंदर भी देखिए, जो आप फ्लूइड की बात कर रहे हैं, वो फ्लूइड अगर कंटामिनेटेड है तो किसी भी वक्त के किसी भी के संपर्क में आने से इस बीमारी के फैलने का बहुत खतरा रहता है। और खासतौर से अगर कोई मरीज है अस्पताल के अंदर और उसकी डेथ हो गई है तो उसकी बॉडी को हैंडल करने वाले को भी इसका खतरा बना रहता है। तो एक पॉजिटिव प्रेशर सूट्स बने हुए हैं, मास्क है, इस स्पेशल ग्लोव्स बने गए हैं। तो सरकार इस वक्त बिल्कुल चौकन्नी है, जैसे कटोच साहब ने भी कहा कि बिल्कुल इस प्रकार की वार्निंग दे दी गई है और सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। पैनिक की होने की जरूरत नहीं, लेकिन हमको सावधान जरूर रहना है और हमने जनता को यह बताना है कि जरा सा भी किसी के पास इस प्रकार का कोई बीमारी नजर आती है जिसके अंदर आप परेशान होते हैं तो डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाके अपने आप को रिपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, तीनों मेहमानों का, और जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद की जिसका खतरा बताया जा रहा है, अगर कुछ सावधानी बरती जाए तो ये खतरा भारत से टाला जा सकता है। हालांकि सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।